Okay, good evening, dear students. So, let us continue our lecture on religion, society, and politics. I had given you a previous lecture on Karl Marx's view on religion and its relation with society and politics. तो कार्ल मार्क्स का रिलीजियन के बारे में क्या ख्यालात थे, रिलीजियन के साथ सोसाइटी और पॉलिटिक्स का क्या संबंध है, उस बारे में मार्क्स ने हम सबको कुछ बताया था, जहाँ से हम लोगों ने देखा था कि रिलीजियन का एक नेगेटिव असर, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट समाज और पॉलिटिक्स के ऊपर रहता है। मार्क्स ने इसी बात पर जोर डाला था। तो चलिए आज देखते हैं एमिली डुर्खेम और मैक्स वेबर, इन दोनों व्यक्तियों का रिलीजियन के बारे में क्या ख्यालात था। तो वेबर जो है, मैक्स वेबर, वो भी एक जर्मन सोशियोलॉजिकल थिंकर, वो मार्क्स जैसे उतना नेगेटिव सोच नहीं सोचते थे। मैक्स वेबर का जो सोच था वो काफ़ी एडवांस्ड था और काफ़ी पॉजिटिव था। तो वेबर का मानना था कि ये जो इकोनॉमी को रिलीजियन के साथ जोड़ के सोसाइटी और पॉलिटिक्स के ऊपर उसके प्रभाव को विचार और विश्लेषण करना जो कार्ल मार्क्स ने किया था, वो हमेशा सही नहीं होता है। मैं क्या बोल रही हूँ? मैक्स वेबर ने रिलीजियन को इकोनॉमी से अलग करके सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर उसका प्रभाव विचार करने के बारे में सोचा था। तो देखिए, आपके नोट में पेज 2 में एक पैराग्राफ है जो ये बोलता है, वेबर डिफाइंड हिज फील्ड बाय आस्किंग अ न्यू क्वेश्चन। तो वेबर उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, उसको शुरू कर रहे हैं एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछकर। वो सवाल क्या है? व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियन ऑन एवरीडे इकोनॉमिक लाइफ? हमारी रोज़ की जो इकोनॉमिक ज़िंदगी है, तो इकोनॉमिक लाइफ का क्या मतलब है? हम कहाँ जा रहे हैं प्रोडक्शन करने, हम कैसे अपना इनकम, अपना पैसा जिससे हम अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो पैसा हम कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे हम अपना इनकम कर रहे हैं, और हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन में पोजीशन क्या है। क्या हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, या फिर क्या हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के मालिकाना से वंचित है। तो ये सब जो इकोनॉमिक लाइफ है एक इंसान की, मोड ऑफ प्रोडक्शन में उसका पोजीशन, प्रोडक्शन फोर्सेस के साथ उसका रिलेशन, और प्रोडक्शन सिस्टम में वो कैसे इनकम कर रहा है अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसके ऊपर रिलीजियन का असर क्या हो सकता है, इसी सवाल से मैक्स वेबर की रिलीजियन के बारे में जो सोच है वो शुरू होती है। दिस वॉज हिज वैल्यू रिलेशन टू हिस्ट्री एंड टू जज बाय द वर्क्स सक्सेस, it was a cultural question that found a large audience. तो ये जो सवाल मैक्स वेबर ने पूछा, कौन सा सवाल, कि रिलीजियन का हमारी इकोनॉमिक लाइफ से क्या लेना देना है, तो इसके साथ हिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा नाता था, एक बहुत गहरा रिश्ता है। मैक्स वेबर ने इतिहास से, खास करके यूरोप के इतिहास को गौर से विचार करके इसी कंक्लूशन पर पहुंचा था कि रिलीजियन भी हमारे इकोनॉमिक या हमारी सोशिएटल लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा असर छोड़ता है, और एक कल्चरल क्वेश्चन भी हमारे सामने खड़ा करती है जिसके लिए एक बड़ा ऑडियंस है। तो वो कल्चरल क्वेश्चन क्या है? रिलीजियन, इंसान का कल्चर और सोसाइटी, इन तीनों में व्हाट इज़ द लिंक?
तो वेबर बोल रहे हैं, Weber acknowledged that his viewpoint was by no means the only one and that materialistic conceptions of history were equally pertinent. तो वेबर का मानना था कि रिलीजियन हिस्ट्री ने ये साबित किया है, यूरोप के इतिहास में ये देखा गया है कि इंसान की समाज में जो बदलाव आता है या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसमें रिलीजियन का भी एक बड़ा प्रभाव रहता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, वेबर ने देखा था यूरोप की सोसाइटी कैसे चेंज हो रहा था। यूरोपियन सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी से चेंज होकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रहा था और वेबर ने ये भी देखा था कि जिस वक्त फ्यूडलिज्म की मशहूरता कम होती जा रही थी और कैपिटलिज्म धीरे धीरे अपने आप को विस्तार कर रहा था, उस वक्त रिलीजियन में भी पूरे यूरोप में देखा गया कि कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी कैथोलिसिज्म उसका मशहूरता धीरे धीरे ख़त्म होने को था और प्रोटेस्टेंटिज्म या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त कर रही थी। तो वेबर ने इन दोनों को लिंक कर दिया। उनको लगा था कि रिलीजियन की दुनिया में कैथोलिसिज्म का प्रभाव कम हो जाना और प्रोटेस्टेंटिज्म का प्रभाव बढ़ जाना और यूरोपियन सोसाइटी में फ्यूडलिज्म का प्रभाव दूर होकर कैपिटलिज्म का विस्तार होना, ये दो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, however, in such circumstances, the stand of Weber was not necessarily to accept the deterministic role of religion in class ideology. Rather, he did indicate the influenced attribution of religion by material life. तो वेबर ने रिलीजियन को कोई डिटर्मिनिस्टिक रोल नहीं दिया था। मतलब जैसे मार्क्स ने इकोनॉमी को एक हमेशा डिटर्मिनिस्टिक रोल प्रदान किया था, जैसे इकोनॉमी ही सब कुछ डिटरमाइन करता है, इकोनॉमी ही सब कुछ तय करती है, तो सोसाइटी में, स्टेट में, पॉलिटिक्स में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसके लिए इकोनॉमी जिम्मेदार है। तो ये मार्क्स का एक किस्म का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था। लेकिन वेबर ने रिलीजियन को ऐसा कोई डिटर्मिनिस्टिक रोल नहीं दिया था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि रिलीजियन के असर के वजह से ही सोसाइटी में या मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। उनका रिलीजियन के जो असर है सोसाइटी पर, उसके बारे में वो बात उन्होंने एडमिट किया था, लेकिन रिलीजियन का कोई डिटर्मिनिस्टिक रोल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। Moreover, Weber was critically justified in the relationship between religion and economic life as complementary and mutually dependent. तो वेबर ने इंसान की रिलीजियस लाइफ और इंसान की इकोनॉमिक लाइफ दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माना था। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि इंसान की रिलीजियस लाइफ और इंसान की इकोनॉमिक लाइफ, ये दो एक दूसरे से बहुत गहरी तौर पे जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे इंसान की रिलीजियस लाइफ चेंज होती है, इंसान की इकोनॉमिक लाइफ में भी चेंज आता है। जैसे यूरोप में जब तक कैथोलिसिज्म का बहुत मशहूरता थी, तब फ्यूडलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन जब से प्रोटेस्टेंटिज्म की मशहूरता बढ़ना शुरू हुआ, प्रोटेस्टेंटिज्म ज़्यादा मशहूर बनता गया, तब से फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस घट गया और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट बनने लगा। फिर देखिए, पेज नंबर 2 के लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है,
According to Weberian interpretation, religion, the individual salvation that comes from the practice of religious life, is not a matter of deterrence to the bearable social reformation. Very important. इस लाइन को दोबारा अगर पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वेबर के साथ मार्क्स का डिफरेंस कहाँ पर है। मार्क्स ने हमेशा ये माना था कि रिलीजियन कभी भी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं होने देता है। मार्क्स ने देखा था कि कैसे क्रिश्चियन रिलीजियन सभी वर्कर्स, मजदूर लोगों को सिखा रहा था कि आप जितना ज़्यादा आपकी एक्सप्लॉयटेशन और दुर्दशा को सहन करोगे, जितना ज़्यादा अपने कंडीशन को, जिस कंडीशन में आप लोग रहते हो उसको जितना ज़्यादा आप लोग स्वीकार कर लोगे, गॉड उतना खुश होगा और आपको मरने के बाद एक बेहतर ज़िंदगी प्राप्त होगा। तो ये सिखा कर जैसे रिलीजियन वर्किंग क्लास लोगों को हमेशा सुला कर रखता था और उन्हें कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ कोई भी रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करने से रोकता था, यानी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होने से, चेंज होने से रोकता था। ये मार्क्स का मानना था। लेकिन वेबर बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है। रिलीजियन खुद कभी कभी सोसाइटी के संस्कार या रिफॉर्मेशन में सहायता करती है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिलीजियन हमेशा सोसाइटी की रिफॉर्मेशन या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बाधा डालेगा। तो यहाँ पर मार्क्स और वेबर का डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एमिली डुर्कहेम के रिलीजियन के बारे में जो सोच है उसके बारे में जानते हैं। आपके नोट में पेज नंबर 3 में एमिली डुर्कहेम की रिलीजियन और सोसाइटी के रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो एमिली डुर्कहेम बोल रहे हैं कि रिलीजियंस हैव द फंक्शनल प्लेस इन सोसाइटी। मतलब क्या? रिलीजियन का सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंक्शनल प्लेस होता है। मतलब रिलीजियन सोसाइटी को चेंज करने में या ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। इन हिज व्यू द डिफरेंस इज दैट he proposed and studied world religions with the assumption that they provide detrimental roles in putting solidarity and decreasing the possibility of anemic situations in societal operations and activities as a whole। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एमिली डुर्कहेम का मानना था कि ये जो रिलीजियन है ये सोसाइटी के लोगों के अंदर एक सॉलिडैरिटी या फिर एक इंटीग्रिटी बनाए रखने में काबिल है। तो यहाँ पर एमिली डुर्कहेम भी मैक्स वेबर की तरह रिलीजियन को एक पॉजिटिव भूमिका में देखने की और दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए इसी पेज की 4th पैराग्राफ में एमिली डुर्कहेम की जो बातें हैं वो आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट, डुर्कहेम proposed a distinction between religious behavior and everyday behavior, the sacred and the profane। तो एमिली डुर्कहेम ने अपने रिलीजियन और सोसाइटी की रिलेशन की एनालिसिस में पहला ही काम जो उन्होंने किया वो है हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम जैसा बर्ताव करते हैं और रिलीजियस एटीट्यूड्स या हमारा रिलीजियस बिहेवियर जो होता है, इन दोनों में उन्होंने फ़र्क किया। तो सीधी ज़ुबान से अगर बोले तो हमारा एवरीडे लाइफ की जो बिहेवियरल पैटर्न्स है और रिलीजियन में हम जैसे बिहेव करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में वर्ल्डली एक्टिविटीज़ और हमारे
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इन दोनों में उन्होंने एक फर्क किया। फिर उसने क्या किया, उन्होंने he saw the two as segregated by time and place as well as by behavior। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो हर रोज़ की ज़िंदगी में हमारा बिहेवियर, हमारा कामकाज और रिलीजियन, इस क्षेत्र में, रिलीजियन के क्षेत्र में हमारा जो बिहेवियर और कामकाज, इन दोनों को सेग्रीगेट करना है, मतलब अलग करना है। कैसे? बाय बिहेवियर, मतलब हमारे रिलीजियस बिहेवियर हमारे एवरीडे लाइफ की बिहेवियर से अलग होते हैं। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ फैक्ट। हम एवरीडे लाइफ में सुबह उठकर फिर खाना बनाना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, काम पे जाना, ये सब जो एक्टिविटीज़ करते हैं, और दूसरी तरफ अपने भगवान को शरण करना, उनकी पूजा करना या फिर नमाज पढ़ना, ये सब जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इन दोनों में एमिली डुर्कहेम ने एक फ़र्क कर दिया, इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, Durkheim generalized this point, arguing that ritual conduct with its element of emotional arousal leads to a sense of solidarity among those who engage in the ritual। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, हम इंसानों की सोच अलग अलग होते हैं। तो कोई, हम में से कोई टीचर है, हमारा मानना है कि पढ़ाना, ज्ञान दान करना वही हमारा ज़िंदगी का मकसद है। फिर हम में से कोई डॉक्टर है जो मानते हैं मरीज़ों का सेवा करना, उनका इलाज करके उन्हें स्वस्थ बनाना, ये हमारा मकसद है। फिर और कोई इंसान है जो सोचता है बिजनेस करना, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये हमारा ज़िंदगी का मकसद है। तो ऐसे डिफरेंट लोगों की दिल में और दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। तो ये लोग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन जब बात आती है रिलीजियस रिचुअल्स की, तो एक रिलीजियस सेरेमनी या फंक्शन के ज़रिए इन सभी अलग अलग आइडियाज़ रखने वाले लोग एक ही मंच पर एक ही भावना में जुड़ जाते हैं। तो मान लीजिए एक डॉक्टर, एक टीचर या फिर एक बिजनेसमैन, या फिर मान लीजिए एक चोर जिनका काम है चोरी करके दूसरों से छीन कर अपना पेट भरना। तो इन सब की अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगी है, अलग अलग आइडियाज़ है। लेकिन जैसे ही जुम्मे का अजान शुरू हुआ और नमाज शुरू हुआ, ये सभी लोग, जिनमें चोर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, बिजनेसमैन भी है, वो जो भी जहाँ पर थे सब आकर एक जगह जुड़ गए और नमाज के लिए बैठ गए। तो रिलीजियन ने यहाँ पर सबको डिफरेंट आइडियाज़ होते हुए भी एक धागा से जैसे बांध लिया। तो एमिली डुर्कहेम ने रिलीजियन की इसी इंटीग्रेशनल सॉलिडारिटी रोल को एम्फसाइज किया था। तो आप कंपेयर कीजिए, आप मार्क्स ने रिलीजियन को किस नज़रिया से देखा? रिलीजियन इज अ नेगेटिव फैक्टर, something which always acts as a very bad obstacle in the way of social transformation, social reformation। रिलीजियन कभी भी सोसाइटी को अच्छाई की ओर बढ़ने नहीं देता है, लोगों को ओपियम पिलाकर सुलाकर रखता है, इस ख्वाब दिखाकर कि अगर वो अपना कंडीशन, जो भी कंडीशन में वो है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में उन्हें एक अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। तो रिलीजियन का काम है लोगों को समझा बुझाकर चुप करा के रखना, ताकि सोसाइटी में, सोशल ऑर्डर में कोई चेंज ना आए। फिर मैक्स वेबर ने रिलीजियन का कौन सा रोल को दिखाया? मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से देखिएगा तो रिलीजियन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इन सब के बीच एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो ऐसा वेबर ने कभी नहीं सोचा था कि रिलीजियन सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसकी चेंज में रुकावट डाल सकता है, बल्कि उन्होंने ये कहा था
कि अक्सर रिलीजियन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद भी करती है। और एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखाया था कि जिस वक्त यूरोप में फ्यूडल सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी का शुरुआत हो रहा था, उस वक्त क्रिश्चियन रिलीजियन में कैथोलिसिज्म का प्रभाव कम हो रहा था और प्रोटेस्टेंटिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था। तो ये रिलीजियन में जैसे ही प्रोटेस्टेंटिज्म का मान्यता बढ़ने लगा, सोसाइटी भी फ्यूडलिज्म से धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे रिलीजियन खुद सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रहा है। और एमिली डुर्कहेम रिलीजियन की एक इंटीग्रेशनल, एक सॉलिडारिटी रोल को हाईलाइट कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमारी आइडियाज़ डिफरेंट हो सकता है, हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम में से कोई बहुत नरमी से पेश आते हैं, अगर कोई गरीब आदमी हमारे द्वार पर आ जाए और भिक्षा यानी कुछ सामान या कुछ पैसा मांगे, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें कपड़ा या पैसा दे देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि यहाँ भिखारियों का आना मना है, आप चले जाइए, हम कुछ नहीं देंगे। तो बिहेवियर में लोगों की डिफरेंस हो सकती है। लेकिन जैसे ही सब लोग एक रिलीजियस फंक्शन में एक साथ बैठ जाते हैं, तो उनके ये जो डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके जो ये सब डिफरेंट बर्ताव, ये सब एक जैसा होने लगता है। ओके, सो दैट इज माय पॉइंट कि मैक्स वेबर, एमिली डुर्कहेम और कार्ल मार्क्स के रिलीजियन के व्यूज़ में आप लोगों को कंपेयर करना है। फिर देखिए यहाँ पर इस नोट में डिफरेंसेस को अच्छी तरह आप लोगों के सामने पॉइंट किए जा रहे हैं। जहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलीजियन, मोरालिटी, फिलोसॉफी और जुरिडिकल जो आइडियाज़ है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं रिलीजियन, मोरालिटी, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, लॉ और ओवरऑल हमारी सोसाइटी, इन सब में किसी न किसी तरह से एक कनेक्टिंग लाइन है। तो हम सोसाइटी या फिर पॉलिटिक्स या फिर ये जो हमारे फिलोसॉफी या मॉरल वैल्यूज़, इन सब को रिलीजियन से अलग करके नहीं देख पाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ? हमारी फिलोसॉफी, हमारी मोरालिटी, हमारी पॉलिटिक्स और ओवरऑल सोसाइटी, ये सब रिलीजियन से किसी ना किसी तरह से जुड़े हैं। तो रिलीजियन से अलग करके इन सबको आज के इस वर्तमान परिस्थिति में आप नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और इसी सोच से ही हमारा जो अगला लेक्चर है वो शुरू होगा, जहाँ पे हम पॉलिटिक्स और रिलीजियन के जो संबंध है, एक गहरा संबंध आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसी बारे में बात करें।